students, let's we start our new chapter, that is chemical kinetics. What is the chemical kinetics बच्चों? Chemical kinetics is the branch of science which deals with the study of the reaction rates and the mechanism. कहने का मतलब ये है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों ये ध्यान में रखते हैं कि रिएक्शन से कैसे आपकी हो रही है, कैसे प्रोसीड हो रही है, कैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन की स्पीड क्या है, रेट क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, चेंज कैसे हो रहा है कंसंट्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसकी स्टडी करते हैं। केमिकल से आप समझ ही रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि आप केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो, तो केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स मतलब मैकेनिज्म या स्पीड क्या है या रेट क्या है, हम स्टडी करेंगे तो हमें रेट के बारे में ये इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अब रेट क्या समझते हो आप? रेट कहते हैं ना कि कितना रेट है, जैसे जो सिंपल करते हो ना कि पर 10 रुपीज़ पर केजी, तो पर का मतलब क्या होता है कि आपकी रेट क्या है, ठीक है। अब रेट ऑफ द रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन दी आपने रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन ली, देन आपकी कुछ आफ्टर रिएक्शन कुछ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, चेंज तो होगा ही। और हम क्या, हमें किसी रिएक्शंस की अगर रेट निकालना है तो हमें एक सर्टेन टाइम या एक निश्चित या एक सर्टेन पीरियड या टाइम लेना पड़ेगा कि इतने टाइम पे इसका चेंज कितना हो रहा है। तो जो कंसंट्रेशन पहले थी, इनको जो कंसंट्रेशन बाद में है उसको माइनस करके चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टाइम अगर आप करेंगे तो आपको रेट ऑफ द रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए अब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज नोन एज आपका क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शंस निकालने के लिए आप अभी तक यूनिट कैसे निकालते हैं, इसमें आप जब भी पढ़ोगे तो आपको क्या है, यूनिट निकालनी है, ठीक है। यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि कंसंट्रेशन की मैंने बता रखी है आपको क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम आपका क्या हो गया, सेकेंड, तो मोल लीटर इनवर्स, और देखिए सेकेंड इनवर्स, यूनिट याद रखें। अब रिएक्शंस आपकी क्या है, अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस है। रिएक्शंस ऐसा नहीं है कि एक सिंपल एक स्पीड से ही रिएक्शन, कभी फास्ट भी हो सकती हैं, कभी स्लो भी हो सकती हैं। तो अगर बहुत ही फास्ट रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं, देखिए वेरी फास्ट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट। अब वेरी फास्ट का बेटा मतलब क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में रिएक्शंस हो रही, बहुत फास्ट हो रही हो, बहुत जल्दी हो रही है, जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराओगे तो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो स्टार्टिंग तुरंत मिल जाएगा, टाइम लगेगा नहीं, तो फिर इसकी मैकेनिज्म आप स्टडी नहीं कर सकते हो। जितनी भी आप आयनिक रिएक्शंस पढ़ते हो जिसमें आयन का फॉर्मेशन होगा, आयन्स का फॉर्मेशन कहने का मतलब है सोडियम आयन्स, क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते हो कि उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस की आप मैकेनिज्म या रेट आप नहीं कर सकते डिस्कस। देन वेरी स्लो रिएक्शन, अब इतनी धीरे हो रही है कि आपको बहुत देर 2-5 घंटे 6 घंटे, तो उसकी आप मैकेनिज्म क्या, आपको एक सर्टेन पीरियड टाइम का लेना पड़ेगा, कितने मिनट या इतने टाइम पे कितना चेंज हो। तो वेरी स्लो रिएक्शन जितनी भी आपकी रिएक्शंस होती है, जैसे आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो आपको जंग लगना मैंने पढ़ा रखा है, तो वो बहुत ही धीरे धीरे होती है। आप पहले लेते हो, फिर धीरे धीरे पानी उस पर एब्जॉर्ब होगा, फिर एयर से रिएक्ट करेगा, और आजकल तो कोटिंग वगैरह भी कर ले देते जिससे वो जंग लगती ही नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। मॉडरेट मतलब, मॉडरेट आप समझते हो कि बहुत एक फाइनाइट टाइम, कहने का मतलब है कि एक हमने डिस्कस कर लिया कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में कैसे रिएक्शंस हो रही है, एक टाइम बाउंड कर दिया कि अगर आपको नाइट्रोजन और आप हाइड्रोजन ले रहे हो, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, इतना ही टाइम होगा जितने टाइम में बॉन्ड ब्रेक करे और नया बॉन्ड आपको क्या करे, फॉर्म करे। तो जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी वो आपकी क्या होंगी, मॉडरेट टाइप। और इसी की स्टडी आप करोगे अपनी केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि आपको क्या है, एक फिक्स बेटा टाइम है, एक फिक्स टाइम पे जितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है आप वो निकालोगे। अब क्या होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शंस अगर आप को निकालनी हो तो नोट्स के एक मैंने पेज अटैच किया है बेटा, रेट लॉ होता है एक, या लॉ ऑफ मास होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शंस की रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ दी आपके क्या होती है, रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन कुछ भी होता है रिएक्टेंट का, ए और बी, जब इसे आप हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी का तो एक कांस्टेंट लगाते हो जिसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। वो डिस्कस मैंने बच्चों कर दिया है। अब आप कैलकुलेट कैसे करते हो, अगर हम आपको कह रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शंस आपको दे दी और बोला कि रेट ऑफ द रिएक्शंस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। सपोज ए से आपका क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है। हमने ये क्या मान लिया कि इनिशियली जब टाइम आपका क्या है, जीरो है, स्टार्टिंग का टाइम जीरो, रिएक्शन प्रोसेस नहीं हो रही है, प्रोसीड नहीं हो रही है, तो इसकी क्या है, ए जीरो है, और बी तो बना ही नहीं तो जीरो। अगर टाइम आपने बाउंड कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू 2t है, तो कंसंट्रेशन बच्चों आपकी क्या हो गई, टी हो गई, ए टी, और इसकी क्या हो गई, बी टी। अगर हम इसको ईजी करने के लिए ये मान लें कि एक्स ये फॉर्म हो गया,
इसकी कंसंट्रेशन हमने x बनाया, तो जो स्टार्टिंग में A0 था इससे इसका कुछ बना ना, अमाउंट कुछ बन गया ना, यानी ये थोड़ा सा A0 से कुछ घटा तभी तो ये बना, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, A0 माइनस एक्स, देन ये x। अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शंस निकालनी हो, रेट इज इक्वल टू क्या, क्योंकि देखिए ए से बी बन रहा है, यानी ए क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और बी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो अगर हमें रेट लिखनी है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब डिसअपियरेंस ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी कर लो, या डेल्टा आप कर सकते हो। डी क्या होता है, बहुत ही आप पढ़ोगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, डिफ्रेंशिएशन मतलब एक लिमिट में अमाउंट लेके कि अगर डेल टी अपॉन डेल डी। अब आपका क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन आपकी है ए की, ये क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल। तो फाइनल आपका क्या हो गया 80, इनिशियल आपका क्या था A0, और इनिशियल टाइम आपका क्या था 0, और टी आपका क्या था टी टाइम पे। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये अगर आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये माइनस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस होता है। आप अगर ये माइनस ना निकालो और यहाँ इसको 80 की वैल्यू पुट कर दो तो A0 माइनस एक्स अपॉन ए, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इससे करें तो माइनस देखिए एक्स बाई टी आएगा। माइनस एक्स बाई टी आपकी रेट जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। या बच्चों ध्यान में रखिए, कभी भी आपकी जो रेट होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसको इस टर्म में लिख लो, तो बेटा ये बी टी हो जाएगी, इनिशियल इसकी भी 0 है, ये बी टी की वैल्यू क्या है आपकी x है। अब ये निकालोगे तो आपको क्या होती है, ए से बी बन रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी। तो दोनों की देखिए क्या है, रेट ऑफ एस क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। देखिए दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। स्टोकियोमेट्री जो उसकी होगी अगर 1 है तो वो सेम होगी। एवरेज रेट जो है और इंस्टेंटेनियस रेट, इसके बारे में बताती हूँ। बच्चों एवरेज रेट क्या, एवरेज समझते हो आप, निकालते हो ना कि दो नंबर्स ले लो और उसका एवरेज निकालो, एक फिक्स ले लेते हो ना कि इतना डिफरेंस है या इतने के बीच का हमें निकालना है। तो वही सेम चीज़ है कि केमिस्ट्री में, काइनेटिक्स में है, कंसंट्रेशन और टाइम को लेकर के। अब आपको ये पता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करती है जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ये क्लियर है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि एवरेज का मतलब कि एक फाइनाइट है, हमने फाइनाइट का मतलब होता है एक फिक्स टाइम हमने कर दिया कि आप 10 मिनट्स के डिफरेंस में या 5 मिनट्स के डिफरेंस में ये बताओ कि कितना कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब T1 पे आप मान लो C1 है कंसंट्रेशन और T2 पे C2 है। अब हम क्या सपोज आप ये ले लो कि A से अगर B बन रहा है, सपोज आपका कोई भी ले लो A से B बन रहा है, तो अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में देखें तो पहले आपका ये क्या था, C था, C1 था और ये C2 हो गया। अब रिएक्टेंट क्या करता है, आपको पता है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये क्या है, T इज इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग का इनिशियल है, फिर T1 हुआ, T1 पे इसकी C1 हो गई और T2 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, T2। तो आप देखिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे ही टाइम आपका बढ़ रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम कंसंट्रेशन का डिफरेंस लेते हैं एट अ फाइनाइट टाइम की, मैंने क्या कहा 5 मिनट के डिफरेंस, तो ये हम एक्सपेरिमेंटली भी हम ये प्रूव कर सकते हैं, निकालते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के प्रैक्टिकल्स में। हम सोल्यूशन लेके रीडिंग निकालते हैं कि इसका रेट क्या है, तो हम क्या करते हैं 5 मिनट्स का डिफरेंस या एक हम फिक्स ले लेते हैं कि इसके बीच में सीडी में कितना डिफरेंस आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आगे हम रेट ऑफ द रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस निकालेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपका ये क्या C2, ये क्या था बात की, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ही फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, देन चेंज इन टाइम। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपकी ये क्या हो गई, एवरेज रेट। अगर आप अब ये सपोज ही कर रही है स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग की है, ये स्टार्टिंग की कंडीशन है जब आपका क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, जब आपका C1 इनिशियल मतलब कि C1 आपका क्या है, ज़्यादा है, कहने का मतलब रिएक्टेंट क्या है, ज़्यादा है, अभी C2 बना नहीं है। फिर एक समय के बाद जब आप मानोगे कि प्रोडक्ट की आ जाए तो C2 अगर ज़्यादा है तो C2 ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ज़्यादा है तो C2 माइनस C1 कर दोगे और T2 माइनस T1। और ये प्रोडक्ट के टर्म्स में तो आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या करता है, धीरे डिक्रीज करेगा, और ये देखिए रिएक्टेंट क्या है, ये डिक्रीज करेगा। तो उस स्लोप से आप समझिए कि पहले देखिए C1 था प्रोडक्ट की, देन बाद में आपकी क्या हो गई, देखिए ये C2 हो गई, ये C2 हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट की। तो एवरेज रेट का मतलब बस यही होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है
और प्रोडक्ट की इंक्रीज़ कर रही है, और जब दो टाइम हम ले लें कि 5 मिनट पे ये आप फिक्स टाइम दे दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस समझते हो, क्षणिक वर्ड आप कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कह दें कि आपको 11 बजे क्या कहते हैं, क्लास है 11 बजे, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम हमने दे दिया कि 11 बजे क्लास है तो क्लास है। वहाँ पे हम क्या करें, चेंज इन कंसंट्रेशन देख रहे थे कि 5 मिनट में उसकी की क्या चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ हमने आपको क्या कह दिया कि एक फिक्स टाइम चेंज ऑफ आपका क्या कंसंट्रेशन होगी पर्टिकुलर टाइम पे। अगर हम कह दें कि 11 बजे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अब इस इंस्टेंटेनियस क्या कर सकते हैं हम कि अगर ये चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन एज चेंज इन अ टाइम, तो आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस मान लें कि अगर हम देखें कि टाइम में क्या करें, नो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने एक फिक्स मान लिया ना कि इस टाइम पे तुम तो टाइम में तो कोई चेंज हो नहीं है, तो डेल्टा टेंड्स टू इसे बोलते हैं। आप बायो वाले स्टूडेंट समझ लेना बच्चों, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कि हम सपोज करते हैं कि जीरो है डेल्टा टी की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या मान लिया, कोई चेंज तो हो नहीं रहा, हमने कह दिया कि 11 बजे आपको निकालनी है। तो अगर टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, तो इसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कहेंगे, dc/dt। dc/dt आपका इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन का डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे आपका क्या कह दिया कि नो चेंज ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम दे दिया, एक फाइनाइट टाइम दे दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये देखिए, अब ये इसमें देख लीजिए, अगर हम इस सब पे कह रहे हैं आपकी ये इंस्टेंटेनियस कह दें कि हमने टी टाइम लिखी, ये तो डिफरेंस है, लेकिन हमने इस टाइम पे अगर कह दिया कि इस टाइम पे तुम ये निकालो, तो एक फिक्स टाइम दे दिया, इस पर कोई चेंज है, तो ये जो यहाँ पे जो इसकी निकलेगी कि ये पहले C1 पे थी इसकी कंसंट्रेशन ये, और ये C2 पे, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस इस पे कह दिया कि इस टाइम पे निकाली, तो इसकी ये इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन एक फिक्स होगी। ठीक है बच्चों, न्यू टॉपिक ऑफ योर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग the reaction rate. 4 factors are important: concentration of reactant, nature of reactant, temperature and catalyst. These 4 factors are affecting the rate of the reaction. What is the rate of the reaction? Rate of the reactions determines the speed of the reaction. Then रेट ऑफ द रिएक्शन हमें ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से, किस स्पीड से प्रोसीड कर रही है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। और ये रेट ऑफ द रिएक्शन से ही आपकी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि उस आपके जो भी हम रिएक्शंस को ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन, कहने का मतलब है कितने मोल्स डिसॉल्व हैं उसके पर लीटर में, या कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में, इसका इफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन पे पड़ता है कि नहीं, ये बताता है। अब हमने ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अब आप जो हमने वहां पे एन लगा रखा है वो अब ये हो सकता है कि एन आपका क्या है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होती है कि कितने जो आपके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स है किसका इफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन पे पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि रिएक्टेंट्स आप जितने भी ले रहे हो सबका इफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन पे पड़े। अब आगे मैं आपको ये समझाने के बाद आगे आपको ये बताऊंगी कि कैसे ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस अफेक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट इज ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर इज रेयरली। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ये आपका देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, देन ये प्रोडक्ट। अब हम रेट ऑफ द रिएक्शंस लिख रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर ए और बी को हमने ये मान लिया कि इसके नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितने हैं, P एंड Q है। ये आपके क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ A एंड रिएक्टेंट ऑफ B। अब आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये आपका क्या है एक्सपेरिमेंटली क्या है डिटरमाइन है, या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। अगर हमें इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना हो
तो हम क्या करते हैं, इन P और Q को ऐड कर देते हैं, N इज इक्वल टू P प्लस Q। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो सुनिए बच्चों, ये नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है। द टोटल सम ऑफ द पावर, द टोटल सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इज टू बी रेज्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो पावर रेज्ड, जो पावर लगी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन। टोटल सम ऑफ द पावर, टोटल सम जितने आपके रिएक्टेंट्स होंगे जो अगर अफेक्ट कर रहे हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शंस को, तो टोटल सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू बी रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपका क्या है कि अगर आपको के की यूनिट, अगर आप यूनिट निकाल रहे हो, तो अगर इसमें यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका कोई भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बेकार है। के निकालने के लिए अब आर को इस कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। आर आपको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन है। रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने क्या आपको बताया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये मैंने बता रखा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आपके क्या है, टाइम, जिसे आप क्या कह रहे थे, डेल सी बाई डेल टी कर दीजिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोल, इसकी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये भी आपकी क्या है, कंसंट्रेशन ही है, ए और बी, और इसकी पावर इस पर रेस कर दीजिए। आप इसे क्या करिए, देखिए इसे P प्लस 2 को N मान लीजिए सपोज, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब इस मोल पर लीटर को क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन लिख सकते हो, मोल पर लीटर को हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो